रामपुर नामक गांव था। उस गांव में गीता नाम की एक औरत अपने पति राहुल और अपने बेटे गोपाल के साथ रहती थी। वो तीनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। गोपाल की उम्र विवाह योग्य हो गई थी। अजी सुनिए, मैं कल जिस शादी में गई थी वहां मेरे रिश्तेदार की बेटी गोपी को देखा। बड़ी सुंदर और सुशील लड़की है, बहुत सुंदर दिखती है और कामकाजी भी है। मैं सोच रही हूं कि हमारे गोपाल के साथ उसकी शादी करा देते हैं। ये कहकर गीता अपने बेटे की ओर देखती है। क्या तुम गोपी से शादी करोगे? यह सुनकर गोपाल ने भी अपने मां के फैसले पर सहमति दिखाई। फिर गोपाल और गोपी की बहुत धूमधाम से शादी हो गई। विदाई के वक्त गोपी के पिता ने गीता से कहा, देखो गीता, जब से तुम्हारी भाभी गुजरी है तब से मैंने गोपी को बहुत प्यार से पाला है। इसे कुछ काम करना नहीं आता है। तुम इसे बड़ी सावधानी से और प्यार से सिखा देना। अगर वो कुछ गलती करे तो माफ कर देना। गोपी के पिता ने रोते हुए ये सारी बातें गीता से कही। भाई साहब, आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? गोपी मेरी बेटी की तरह है, बहू नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं बहुत खुश हूं। इसके बाद गोपी ने अपने पिताजी का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, मैं जा रही हूँ। ध्यान रखिएगा अपना और सेहत का ख्याल रखिएगा, और जब भी चाहेंगे आप मुझसे मिलने आ जाइएगा। अपना दायित्व आपने पूरा किया है। गोपी के पिता ने उसे चुप कराया और विदा कर दिया। जैसे ही बहू घर में दाखिल हुई, सभी परिवार के लोग बहुत खुश हुए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। गोपी बहुत अच्छा खाना पकाने लगी। परिवार के सभी लोग उसके खाने की तारीफ करते थे। तुम खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाती हो, पर तुम बहुत कम खाना खाती हो। इतना कम खाना खाओगी तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें देखकर क्या बोलेंगे? कुछ नहीं। एक दिन गोपी अपने मनपसंद पकवान चिकन करी बना रही थी। उस वक्त घर वाले कोई भी घर में नहीं थे। उसने अपने खाने को टेबल पर परोसा और सोचने लगी, हे भगवान, बस परिवार वालों के बारे में सोच के कि वो क्या सोचेंगे। आज तक मैं कम खाना खाती आई हूं, पर आज तो घर में कोई नहीं है। मैं पूरा खाना खाऊंगी। उसने अपने आप से कहा और सारा पकवान खा गई। ओह, हे भगवान, बहुत दिनों के बाद मैंने इतना खाना खाया है। पर डकार और सांस फूलने की वजह से वो यहाँ वहां चलने लगी। इसी बीच परिवार के सभी लोग वहां आ गए। गोपी को इस हाल में देखकर उन्होंने पूछा, अरे बहू, तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ सासू माँ, जरा सा पेट में दर्द है, इसीलिए चल रही हूँ। कुछ दवाई खा लो, समझी? ये कहकर वो अंदर चली गई। धन्यवाद भगवान, वो सब अभी आए। अगर थोड़ी देर पहले आते तो मैं पकड़ी जाती। कुछ दिन के बाद गोपी का पति गोपाल कुछ फल लेकर आया। ये देखकर गोपी खुद से कहने लगी, अरे मेरे मनपसंद फल लाए हैं, मैं सब खा जाऊंगी। मुझे फल बड़े पसंद है। वाह! गोपी को नींद आ रही थी, फिर भी वो आज जगी रही और वो किचन में जाकर सारे फल खाने लगी और सारे फल उसने खाकर खत्म कर दिए। उसने एक भी फल नहीं छोड़ा। अगले दिन उसकी सासू माँ ने गोपी से कहा, गोपी, कल गोपाल बहुत सारे फल लाया था, कहाँ है वो सब? फल देखा है क्या तुमने? मुझे नहीं मालूम सासू माँ, मैं भी ढूंढ रही हूँ। मुझे लगा आपने ही छुपा रखे हैं शायद। अरे मैं क्यों छुपाऊंगी, मुझे मालूम नहीं है कि फल कहाँ है। ये कहकर गोपी की सास वहाँ से चली जाती है। उसी दिन गीता ने सबके लिए बिरयानी बनाई और गोपी को बिरयानी की सुगंध आ रही थी। अरे वाह, सासू माँ तो बहुत स्वादिष्ट खाना पकाती है। बिरयानी से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं इसे खाने के लिए बेचैन हो रही हूँ। अगर वो सब खाकर सब खत्म कर दे और मेरे लिए नहीं छोड़ा तो मैं क्या करूँ? जब वो ये सोच रही थी कि अचानक से सासू आ गई। गोपी, मैंने सबके लिए बिरयानी बनाई है। पास वाली गली में एक छोटी सी जन्मदिन की पार्टी है, वहाँ से मैं अभी आती हूँ। तुम अपने ससुर जी और गोपाल को खाना परोस देना, समझी? ठीक है सासू माँ, आप आराम से जाइए, मैं सब देख लूंगी। जैसे ही उसकी सासू माँ घर से चली जाती है, गोपी ने एक बड़ी सी थाली निकाली
और उसमें जल्दी से बिरयानी परोस कर जल्दी जल्दी खाने लगी। जब गोपी खा रही थी तब देखा कि थोड़ी सी बिरयानी बची हुई है। तब सोचा कि दूसरी बार फिर से खाऊंगी। जब सब सो जाएंगे तब मैं इसे चुपके चुपके खाऊंगी। हाँ, मुझे ऐसा ही करना होगा, नहीं तो मैं पकड़ी जाऊंगी और सब सोचेंगे कि मैं बहुत खाती हूँ। जब ऐसा सोच ही रही होती है, एक कुत्ता बाहर जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ते को भौंकते हुए सुना तो थोड़ी सी बिरयानी थाली पर छोड़कर वह बाहर निकल गई। कुत्ते को उसने बची हुई बिरयानी दी और जब कुत्ता बिरयानी खा रहा था तब गोपी ने पानी का घड़ा लिया और दरवाजा बंद करके वहां से चली गई। अंदर कुत्ते ने सारी बिरयानी खा ली। कुत्ते को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला तो घर के अंदर ही उसने सारा सामान बर्तन इधर उधर कर दिए और कुछ बर्तन तो टूट भी गए। दूसरी तरफ गोपी घर के बाहर एक तरफ छिपकर खड़ी थी और अपनी सास के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने देखा कि उसकी सासू माँ आ रही है, वो घर के पास गई जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं था और दरवाजा खोला तो कुत्ता जल्दी से घर से बाहर निकला। ये कुत्ता अंदर कैसे आ गया? तुम कहाँ थी? हे भगवान, इस कुत्ते ने अंदर क्या क्या किया होगा। गीता गोपी के साथ अंदर जाती है और देखती है कि बर्तन इधर उधर बिखरे हुए और बिरयानी का बर्तन खाली देखा तो वह चिंतित हो पड़ी और कहने लगी, हे भगवान, मैंने बिरयानी बड़ी मुश्किल से बनाई थी, कुत्ते ने सब खराब कर दिया। तुम कहाँ गई थी बहू, जवाब दो। अरे सासू माँ, घर में पानी नहीं था, मैं पानी लाने गई थी, मुझे मालूम नहीं था कि ये हो जाएगा। जब वापस आई तो देखा कि कुत्ते ने सारी बिरयानी खराब कर दी थी। वो ये कहकर रोने धोने का नाटक करने लगी। कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, अगली बार जब तुम बाहर जाओ तो दरवाजे पर ताला लगा कर जाना, समझी? गोपी ने इस बात के लिए अपनी सासू माँ से माफी मांगी। अभी तुम्हारे ससुर जी और गोपाल आने वाले हैं, चलो खाना पकाते हैं। उस दिन रात को जब सब लोग सो गए तो गोपी उठी और किचन में जाकर बाकी बची हुई बिरयानी खाने लगी। अचानक उसे हिचकी आने लगी। गोपी ने पानी पीने के लिए जैसे ही ग्लास उठाया, ग्लास जमीन पर गिर गई। उस आवाज को सुनकर गोपी की सासू माँ जाग गई और रसोई में पहुंची। तब गोपी के हाथ में बिरयानी देखकर आश्चर्यचकित हो गई। गोपी सोचने लगी, अब क्या करूं? पकड़ी गई और वो चिंतित हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सासू माँ सामने खड़ी हैं और मैंने यहाँ पर बिरयानी खा ली है। भगवान, कुछ करो। गोपी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। मुझे सब सच सच बताओ, सब खाने का सामान कैसे गायब हो रहा है, बताओ। तब गोपी ने जो हुआ सब बताया। ये सुनकर गीता ने कहा कि तुमने फिर पहले ऐसा क्यों कहा कि तुम कुछ खाती ही नहीं हो? सासू माँ, मुझे आप सबके सामने खाने में शर्म आती थी। पता नहीं आप लोग मेरे बारे में क्या सोचोगे। बेटी, इतना खाने का शौक है तुझे, मुझे मालूम नहीं था। भगवान हमें बचाए, मुझे भी खाने का बड़ा शौक है। नहीं सासू माँ, आप तो चतुर हैं। उस दिन आपने खुद खाना बनाया और खुद ही खा गई और छिप छिप कर खाया सारा खाना, मैंने सब देखा था। हे भगवान, तुमने सब देख लिया? किसी से कहना नहीं, मैं भी तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, ठीक है? ये बात हम अपने बीच में ही रखेंगे ताकि किसी को भी कुछ पता न चले। इस बीच दोनों के पति वहां पर पहुंच गए। गीता और गोपी दोनों को देखकर चौंक गए। ये देखकर गीता के पति और गोपाल ने कहा, अच्छी सासू, अच्छी बहू मिली। शुभी के रिश्ते की बात चल रही थी। लड़के वालों का फोन आया। शुभी के पापा योगेश प्रसाद ने फोन उठाया। जी नमस्ते भाई साहब। जी 5 बजे रेस्टोरेंट पहुंचने का टाइम है, हम भी टाइम पर पहुंच जाएंगे। क्या हुआ जी? समधी साहब क्या कह रहे थे? यही कि हम टाइम पर पहुंच जाएं। तुम शुभी को कह दो, जल्दी तैयार हो जाएगी। हमें उनके आने से पहले ही रेस्टोरेंट पहुंचना है। शुभी और उसके पापा मम्मी और उसका छोटा भाई रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। उधर योगेश प्रसाद भी अपनी पत्नी शर्मिला, बेटे रजत और कुछ रिश्तेदारों के साथ रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। सुनो जी, भूख इतने जोरों की लग रही है। घर पर जल्दी जल्दी में 4 गोभी के पराठे, 2 कटोरी दही और सिर्फ 1 कटोरी छोले ही खाए थे। थोड़ी देर से आते तो 2 पराठे मेथी के भी खा ही लेती। चुप भी करो शर्मिला, है? थोड़ा धीरे बोलो, जो मन हो मंगवा लेना। अभी रेस्टोरेंट के अंदर तो चलो। विन्नी, अपनी मम्मी के साथ अंदर पहुंचो, मैं राजेश के साथ आ रहा हूँ।
शर्मिला का स्वभाव भुक्कड़ था। उसे कहीं भी जाना हो भूख पहले लगाती थी और वो बेहिसाब खाने लगती थी। उसे अपने पेट पर कंट्रोल नहीं था। कहीं शादी ब्याह में जाना हो, किसी फंक्शन में जाना हो, वो सबसे पहले खाना ढूंढती थी और खाने की चीजों को सामने देखकर उसका खुद पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता था। रेस्टोरेंट के अंदर सब लोग बैठ जाते हैं। साधना शर्मिला से खाने के लिए पूछती है, बहन जी आप सबको क्या क्या पसंद है वो बता देते तो हम ऑर्डर कर देते हैं सबके लिए। जो जो जिसको चाहिए वो पसंद का आ जाएगा। वैसे सांभर, डोसा, नूडल्स, चिली पटेटो, मोमोज और मंचूरियन, फ्राइड राइस हमने अभी ऑर्डर कर दिए हैं। डिनर से पहले ये स्नैक्स में ठीक है ना बहन जी? अरे ये तो छोटी मोटी चीजें हैं बच्चों के मतलब की, ये तो मिनटों में हजम हो जाएंगी। आप एक काम कीजिए, 8 प्लेट छोले भटूरे, 6 प्लेट कचौड़ी आलू और 20 समोसे ठीक रहेंगे। ये सब मंगवा लीजिए। सुनो जी, इधर आना जरा। बंदे तो ये सिर्फ थोड़े ही आए हैं, 4 ये खुद घर के लोग हैं और 1 इनके ननद और नंदोई और उनके 2 बच्चे। पर ये इतना सारा खाना ऑर्डर क्यों कर रही हैं? शर्मिला जी शुभी की होने वाली सास है, कुछ बोल नहीं सकती। मैं ऑर्डर देकर आता हूँ। पंकज बेटा जरा मेरे साथ आओ। और फिर भुक्खड़ शर्मिला ने बिना कोई शर्म किए सब खाना मिनटों में चट कर दिया। फिर वैसे मीठे में अगर रबड़ी जलेबी और मिल जाए तो। जी बहन जी, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। पंकज बेटा काउंटर पर बोल दो कि यहाँ के लिए जो गुलाब जामुन ऑर्डर किए हैं उनके साथ रबड़ी जलेबी भी भिजवा दें। वैसे तो मैं इतना खाती नहीं हूँ, पर आज मेरे बेटे की शादी पक्की हो रही है तो इसी खुशी में थोड़ा बहुत मैंने सोचा खा लिया जाए। आप सब जोर दे रहे थे तो मुझे खाना पड़ा। अच्छा योगेश प्रसाद जी, अब हम चलते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद धूमधाम से शुभी और राजेश की शादी हो जाती है। शुभी शादी के बाद फेरा डालने जाती है। परिवार के सब लोग शुभी के साथ जाते हैं। शुभी, तेरे सास ससुर को जो भी पसंद है बता दे, मैं वही मंगवा भी लूंगी और काफी कुछ घर पर भी बना लिया है। अरे मम्मी, मेरे ससुराल वाले सब कुछ खा लेते हैं, आप चिंता मत करो। सुनो जी, भूख के मारे आते निकल आई हैं। नाश्ते में सिर्फ गोभी और पनीर की पकौड़े खाए थे ताकि थोड़ा खाली पेट रखूं तो यहाँ अच्छे से खा सकूं। ये चिप्स और ड्राई फ्रूट से भला पेट भरता है? विन्नी सुन जरा देख कर आ, शुभी को रसोई में गए आधा घंटा हो गया है। मम्मी थोड़ा वेट करो, आ जाएगा कुछ न कुछ खाने के लिए। भूख पर थोड़ा कंट्रोल कर लो। लो आ गई भाभी। आप सबके लिए ये दही भल्ले मम्मी ने भिजवाए हैं। बस दही भल्ले ही बनाए हैं क्या या कुछ और भी? जी बहन जी, ये आपके लिए मैंने राज कचौड़ी भी बनाई है। शुभी बता रही थी आपको राज कचौड़ी बहुत पसंद है। वो तो मैं वैसे ज्यादा कुछ खाती नहीं हूँ। कभी कभी राजेश ऑफिस से आते हुए बनवा लाता है तो 1-2 चम्मच जबरदस्ती दे देता है तो खा लेती हूँ। वरना मुझे खाने पीने का इतना शौक नहीं है। शर्मिला को इस तरह से कहते हुए देख विन्नी और राजेश उसकी शक्ल देखकर हैरान रह जाते हैं। मम्मी अच्छा झूठ बोल रही हो, सबसे पहले चटकारे लेकर तुम ही खाती हो। शुभी वो जरा हरी चटनी और पकड़ाना, और ये इमली वाली सौंठ तो बहुत ही स्वादिष्ट है। जी वो मम्मी घर पर ही बनाती है ये गुड़ और इमली की चटनी। साधना एक काम करो, शर्मिला बहन जी को थोड़ी कचौड़ी और चटनी साथ में बांध कर दे दो। अरे योगेश प्रसाद जी, साथ में क्या करना है, खा तो लिया, इतना कुछ सबने है और अब सबका पेट भी भर चुका है। अब भाई साहब इतने प्यार से बोल रहे हैं तो थोड़ा पैक करवा लेते हैं। साधना बहन जी ने इतने प्यार से बनाया है तो उनका भी तो मान रखना बनता है। शर्मिला के स्वभाव के बारे में सब रिश्तेदार जानते थे, पर कोई भी शर्मिला के मुंह पर कुछ नहीं बोलता था। एक दिन शर्मिला की सहेली पुष्पा की बेटी की शादी थी। मेरी बचपन की सहेली है पुष्पा, आज देखो वक्त कैसे बीत गया, अपनी लड़की की शादी करने जा रही है। हमारे राजेश की शादी में भी वो आई थी तो हमें भी जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हम पूरे परिवार के साथ शादी में जाते हैं, उसे अच्छा लगेगा। ठीक है शर्मिला, जैसा तुम ठीक समझो। शुभी और राजेश को भी कह दो एक बार साथ चलने को। सब लोग शर्मिला की सहेली पुष्पा की लड़की की शादी में पहुंचते हैं। बधाई हो पुष्पा, बेटी की शादी की बहुत बहुत खुशी हुई। शर्मिला तुम सब परिवार आई हो, मुझे भी बहुत खुशी है। सब लोग डिनर करके जाना, तुम परिवार के साथ एंजॉय करो, तब तक मैं मेहमानों को देख लेती हूँ, ठीक है? विन्नी मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। वो सामने स्नैक्स के स्टॉल है, चलकर कुछ खा लेते हैं। मम्मी मैं अभी नहीं जा रही, अभी तो आए हैं, एकदम से खाना शुरू कर दे अच्छा नहीं लगता। माँ जी चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। क्या खाएंगे आप? स्टॉल पर भीड़ है, आप यहीं रुको, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ।
शुभी शर्मिला के लिए डोसा स्टॉल से डोसा बनवा कर शर्मिला को दे देती है। शर्मिला शुभी से कहती है, शुभी वो सामने वाले स्टॉल से आलू चाट भी ले लेते हैं। माँ जी आप ये प्लेट पकड़िए, मैं लेकर आती हूँ। सरला, मैंने भी पता नहीं कैसी भुक्कड़ को शादी में बुला लिया। ये शर्मिला तो शुरू से ही भुक्कड़ है, जितने का शगुन का लिफाफा नहीं देगी उससे ज्यादा का तो ये अकेले ही खा लेगी। तुझे तो पता था कि ये शर्मिला अपनी भुक्कड़ आदत की वजह से जानी जाती है, फिर तूने क्यों बुलाया इसे शादी में? छी छी, ये पुष्पा आंटी माँ जी के लिए कितना गलत बोल रही है, और ये माँ जी के पास जाकर क्या बोल रही है। अरे पुष्पा आओ ना, एक ने वाला डोसे का तू भी खा ले, शादी की भागदौड़ में तूने कुछ खाया नहीं होगा। शर्मिला नहीं, अभी मुझे बहुत काम है। वैसे थोड़ा कंट्रोल करके खाना, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये 5 स्टार होटल है। यहाँ पर हर प्लेट की गिनती होती है। 1600 रुपए की एक प्लेट है, ये तुम्हारी चौथी प्लेट है। तुम थोड़ा तो सोचा करो, किसी के यहाँ शादी में आकर इस तरह से व्यवहार करते हैं। इतने का तो तुमने मुझे शगुन नहीं डाला जितना तुम खा चुकी हो अब तक। मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, इसीलिए हक से कह रही हूँ। अब थोड़ा ध्यान से खाना, इसीलिए एक प्लेट में ले लेना जो लेना है। बार बार प्लेटें झूठी मत करना, पता चले अब प्लेटें कम पड़ जाएं और लड़के वालों को तुम्हारी वजह से भूखा जाना पड़े। चलो तुम खा लो, मैं चलती हूँ, और भी मेहमान आ रहे हैं। शर्मिला की आंखों में पहली बार आंसू छलक आए थे। उसे किसी ने मानो दिल पर चोट दे मारी हो। जो शर्मिला खाने को देखकर टूट पड़ती थी, आज उसके हलक से निवाला नहीं निकला जा रहा था। ये देखकर शुभी का मन खराब हो जाता है और वो गुस्से में आ जाती है और पुष्पा के पास जाती है। आंटी जी एक सेकेंड, क्या आप मेरे साथ थोड़ा साइड में चलेंगे? मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है। हाँ जी बोलो, क्या काम है? आपकी हिम्मत कैसे हुई माँ जी का अपमान करने की? अगर आपकी बेटी की शादी का लिहाज ना होता तो शायद आप नहीं जानती कि मैं क्या कर देती। और हाँ, इस 5 स्टार होटल में खाना खाने का जितना भी बिल बना है आपके बैंक अकाउंट में अगले 1 घंटे तक मैंने नहीं पहुंचा दिया तो मेरा नाम भी शुभी नहीं। चलिए माँ जी, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। जहाँ मेरी माँ समान सासू माँ का अपमान हो, वहाँ मैं एक पल भी खड़ी ना रहूं। सब लोग घर आ जाते हैं और घर आकर शादी से जल्दी लौटने की वजह जब सबको पता चलती है तो सब शुभी पर बहुत गर्व करते हैं। शुभी शर्मिला के गले लग जाती है। तभी शर्मिला कहती है, कोई सुनेगा? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। शुभी जरा अपनी मम्मी को फोन लगाकर बोल, हम कल खाने पर आ रहे हैं, वही राज कचौड़ी और गुड़ इमली की चटनी का स्वाद चखने। और शर्मिला की ये बात सुनकर सब खुशी से हंस देते हैं। माँ ये आज की मजदूरी के 150 रुपए हैं, तुम घर का थोड़ा सामान खरीद लाना। पता नहीं कल काम मिले या नहीं, कम से कम राशन के दाल चावल तो रखे ही रहे। चिंता मत कर बेटा, मुझे फैक्ट्री में काम मिल गया है। 30 रुपए रोजाना के मिला करेंगे, एक टाइम की सब्जी का इंतजाम तो हो ही जाएगा। लाओ माँ, ये 150 रुपए मुझे तो सामान मैं ले आऊंगी। सिर्फ जरूरत का ही सामान लाना, बाकी कोई फालतू सामान लाने की जरूरत नहीं है। पर बहू, अच्छा ठीक है, तू ही ले आ। एक बार देख ले क्या क्या जरूरी सामान लाना है। हाँ हाँ ठीक है। सुनीता यशोदा की बहू जो बहुत ही भुक्कड़ स्वभाव की है। जहाँ उसे खाने पीने का सामान दिख जाए बस, फिर क्या, जो पैसे हाथ में हो सब खाने पीने पर लुटा देती है। बड़ी मुश्किल से मुकेश और यशोदा थोड़ा बहुत मजदूरी से कमाते हैं, पर अपने भुक्कड़ स्वभाव के कारण सुनीता कमाए हुए रोजाना के पैसे फालतू खाने पीने पर खर्च कर देती है। भैया 5 समोसे, 4 कचौड़ी और 6 गुलाब जामुन कर दो। एक काम करो, वो प्याज और मिर्ची के पकौड़े भी कर देना। 130 रुपए हुए बहन जी। 130? अच्छा, मेरे पास 20 रुपए बचेंगे। चलो कोई नहीं, 20 रुपए के आलू ले जाती हूँ। 1 किलो आलू की सब्जी ढेर सारी बन जाएगी। हाँ ये लो भैया, आज तो मजा आ जाएगा। मौसम भी सुहाना है, ठंडी हवाएं चल रही है, लगता है बारिश होगी। और बारिश में पकौड़े, समोसे और कचौड़ी के साथ साथ गुलाब जामुन खाने का अलग ही मजा होता है। सुनीता घर पहुंचती है। मुकेश काम पर गया हुआ था। यशोदा ने सुनीता से पूछा कि सामान कहाँ है, तो उसने हलवाई से खरीदे मिठाई समोसे आगे कर दिए। ये सब क्या है सुनीता बहू, तुमने कल ही तो छोले भटूरे और पूड़ी आलू की सब्जी खरीद कर खाई थी। ऐसे रोजाना बाजार की चीजें खरीद खरीद कर खाना कितना पैसा खर्च होता है। तुमने 130 का ये सामान खरीद लिया, 20 रुपए में आलू ले आई। अब बताओ, 2-3 दिन का खर्चा गया ना? क्या माँ जी, इतने स्वादिष्ट समोसे और गुलाब जामुन कचौड़ी देखकर मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। आप बीच में ये पैसों की बात मत लाओ, चुपचाप खाने दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। और देखो, बारिश के मौसम में तो सब कुछ बहुत ही लाजवाब लग रहा है। आप भी एक समोसा ले सकती हो, वैसे आप आधा ही खाओ, आपको वैसे भी ब्लड प्रेशर रहता है ना। बस फिर क्या था, सुनीता ने थाली सजाई और फटाफट खाने के लिए बैठ गई।
और कुछ ही मिनटों में उसने सब कुछ खाकर खत्म कर दिया। शाम को जब मुकेश आया तो उसने देखा सिर्फ आलू की सब्जी बनी है। क्या बात है सुनीता, आज आलू में ना टमाटर है ना प्याज है ना अदरक लहसुन, तुमने ऐसे ही नमक मिर्च डालकर आलू बना दिए। कम से कम जीरा तो डाल देती। कहाँ से डालेगी, घर में कुछ होगा तभी तो। सारे पैसे तो इसने फालतू की हलवाई की दुकान से सामान खरीदने में लगा दिए। जब देखो खाने में ध्यान रहता है। घर का एक सामान खरीदने में पैसे खर्च नहीं करती है, सारे पैसे खाने में ही खर्च करने हैं। सुनीता, तुम्हें पता था ना कि ये पैसे घर के सामान के थे, फिर भी तुमने कुछ ही पलों में सारे पैसे खर्च कर दिए। तो क्या हुआ, अब ये शरीर खाने के लिए बना है तो मैं खाऊंगी ना, इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है। सुनीता अक्सर ऐसा ही करती थी, जब देखो तब कुछ न कुछ खाते रहना। इस बात से यशोदा बहुत परेशान रहती थी। अब सुनीता भी अपनी सास और पति के ताने सुन सुनकर तंग आ गई। एक दिन सुनीता को एक साधु बाबा मिले। सुनीता ने उनसे अपनी परेशानी कही तो साधु बाबा ने सुनीता को एक पतीला दिया और बोले, बेटी, इस बात को याद रखना, ये पतीला दिन में सिर्फ 3 समय के भोजन में ही उपयोग करना है। एक दिन में यदि 3 से अधिक समय इसका उपयोग हुआ तो फिर बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। 3 समय में इस पतीले में जितना भोजन मांग लेना है मांग लेना। ये 3 समय का भोजन तुम्हें उपलब्ध करा देगा, पर उससे अधिक अगर तुमने इसका इस्तेमाल किया तो फिर तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ जाओगी। ठीक है बाबा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। वैसे भी मुझे तीनों समय ढेर सारा भोजन मिल जाएगा, मैं तो उसी में ही खुश हूँ। साधु बाबा से पतीला लेकर सुनीता घर आ जाती है। अब तो सुनीता और भी ज्यादा भुक्कड़ हो गई। उसे बैठे बैठे खाने पीने को मिल जाता था। धीरे धीरे सुनीता बहुत ही मोटी होती जा रही थी, क्योंकि वो कोई काम ही नहीं करती थी। बस तीनों टाइम उसे पतीले से पका पकाया मिल जाता था और वो खूब खाती थी। लेकिन सुनीता की सास और पति उस भोजन को नहीं खाते थे। वो रूखा सूखा जो भी बनाते थे बस उसी से ही पेट भर लेते थे। जादुई पतीले, अब तो रात हो गई है। मुझे बढ़िया सा राजमा चावल, बैंगन का भरता और गरम गरम तंदूरी रोटी के साथ आइसक्रीम, रबड़ी और खीर भी, हाँ ये सब चाहिए। देखते ही देखते जादुई पतीले से सारे पकवान सामने आ जाते हैं और फिर क्या, सुनीता गपागप सारे पकवान खाने लगती है। अरे माँ जी, आओ ना, आप भी मेरे साथ खाओ। सुनो जी, देखो ना कितने बढ़िया स्वादिष्ट राजमा और बैंगन का भरता है। वैसे ये सिर्फ मेरे अकेले के लिए ही काफी होगा, फिर भी मैं आप दोनों को थोड़ा थोड़ा दे सकती हूँ। नहीं बहू, इस उम्र में इतने भारी पकवान मुझे हजम नहीं होते। मेरे लिए तो सूखी रोटी और चटनी ही बहुत है, क्योंकि वो मेहनत की कमाई है। माँ सही कह रही है सुनीता, ये पकवान तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे नहीं खाना। मैं तो माँ के हाथ की रोटी और चटनी खाकर बहुत खुश हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो मजे लेकर खाऊंगी। सुनीता अब तो हर समय खाने में ही ध्यान रखती थी। उसने सब तरफ देखना छोड़ दिया था। बेचारी यशोदा और मुकेश चुपचाप सारा तमाशा देखते रहते थे। एक दिन सुनीता पुरानी सहेली को मिलने के लिए घर बुलाती है, ताकि वो अपनी सहेली के सामने खाने पीने की चीजों का घमंड दिखा सके। अरे तू बैठ, मैं तेरे लिए बढ़िया पकवान बनाती हूँ। ये देख, मेरे पास एक जादुई पतीला है, मैं तुझे इसका जादू दिखाती हूँ। अच्छा, क्या जादू दिखाएगी, मैं भी तो देखूं। अच्छा बता, क्या खाएगी? सबसे पहले मैं तुझे क्या खिलाऊं? अच्छा ये बात है, पहले तो तेरे घर जब भी आओ चाय भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। आज तो तू बड़ी खातिरदारी करने की बात कह रही है। चल ठीक है, तो तू मेरे लिए जलेबी और पाव भाजी ऑर्डर कर, बहुत मन है। बस यही 2 चीजें? चल ठीक है, जादुई पतीले, जल्दी से जलेबी और पाव भाजी मेरी सहेली के लिए हाजिर करो। सहेली के सामने दिखावा करते हुए सुनीता को याद ही नहीं रहा कि वो पतीले का इस्तेमाल 3 बार कर चुकी है। वो चौथी बार फिर से पतीले का इस्तेमाल करने लगती है। बस यार, बहुत खा लिया, अब तो बस लास्ट में मेरा मन कर रहा है 1 गिलास मिल्क शेक मिल जाए तो बस जिंदगी का मजा आ जाए। हाँ, तो इसमें कौन सी परेशानी की बात है? रुक, मैं अभी पतीले से मिल्क शेक बनाने के लिए कहती हूँ। जादुई पतीले, जल्दी से मेरे सामने मिल्क शेक हाजिर हो जाए, वो भी बढ़िया बादाम काजू किशमिश वाला। सुनीता तो बड़ी खुशी से पतीले से मिल्क शेक बोल बैठी थी, पर उसे याद नहीं रहा कि वो चौथी बार इस्तेमाल नहीं करना। पतीले में से मिल्क शेक बनकर बाहर बहने लगता है। ये देखकर सुनीता और उसकी सहेली डर जाते हैं। सुनीता, पतीले में से तो मिल्क शेक बहता ही जा रहा है। अरे इसे रोक, वरना सब तरफ दूध ही दूध फैल जाएगा, दूध की नदी बन जाएगी। अरे पतीले बस करो, इतना मिल्क शेक थोड़ी बोला था। अरे रुक भी जा। सुनीता, इससे पहले कि तुम्हारे घर में दूध की बाढ़ आ जाए, मैं यहाँ से भाग रही हूँ। बाय बाय, अपना ख्याल रखना, तुम जिंदा रही तो फिर मिलेंगे।
पतीले में से लगातार मिल्कशेक बहता ही जा रहा था। देखते ही देखते कमरा मिल्कशेक से भरने लगा। सुनीता का वजन खा खा कर इतना भारी हो चुका था कि वो ठीक से उठकर कमरे से दौड़ भी नहीं पा रही थी। वो मिल्कशेक की बाढ़ में डूबने लगी। तभी यशोदा और मुकेश मजदूरी करके लौटे थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारा तो घर डूब रहा है। अरे सुनीता तो डूब जाएगी। कोई बचाओ, कोई बचाओ। तभी जादुई पतीले में से आवाज आती है, अगर तुम इस बाढ़ से बचना चाहती हो तो मुझे यहाँ से जाना होगा, तभी ये बाढ़ रुक सकती है। हाँ हाँ, तुम जाओ यहाँ से। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ। सुनीता देखती है उसके ऐसा कहते ही जादुई पतीला वहाँ से गायब हो जाता है और उसके साथ ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। सुनीता रोने लगती है। ये सब मेरे लालच के कारण हुआ। मेरे भुक्खड़ स्वभाव के कारण आज मैं मरते मरते बच गई। माँ जी, मुझे माफ कर दो। अब मैं उस चीज की कभी इच्छा नहीं करूंगी जो मेरे बस में नहीं। जितना है उतने में ही सब्र करूंगी। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने आज। जरूरत से ज्यादा खाकर मैंने अपना शरीर भी खराब कर लिया और सहेली के सामने दिखावा करके आज जो मैंने भूल की उसमें मेरी जान भी जा सकती थी। मेरी सहेली तो मुझे बीच मझधार में अकेला छोड़कर चली गई। सुनीता अपनी सास के गले लगकर रोने लगती है। वो घबरा गई थी। ना बहू ना, रोते नहीं, कोई बात नहीं। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वक्त रहते तुम्हें अपनी भूल समझ आ गई, ये सबसे बड़ी बात है। यशोदा को और मुकेश को पता था कि सुनीता को बाजार के खाने पीने की आदत है, इसलिए अब वो खुद से ही थोड़ा बहुत जितना बन पड़ता उसके लिए खरीद कर ले आते थे। सुनीता ने भी अपने भुक्खड़ स्वभाव को बदल दिया था। अब वो भी अपनी जरूरत के हिसाब से ही खाती पीती थी। अब उसने फालतू खर्चे भी करना छोड़ दिया।